हेलो दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपीपीएससी आर ओ री एग्ज़ाम के लिए हम आपको जीएस जीके के साथ में करंट अफेयर के प्रश्न भी उपलब्ध करा रहे हैं कि हमारी हर पोर्शन पर अच्छी पकड़ बनी रहे। क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 56 है। देखिए, जीएस पोर्शन है, कहीं से भी स्टार्ट करें वहीं से प्रारंभ होना माना जाता है। तो आप टेस्ट को लगाइएगा। आरओ पैटर्न पर आधारित ही यह क्लास है। 15 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलने वाली किस विशेष रेलगाड़ी का शुभारंभ किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेतकरी समृद्धि किसान रेलगाड़ी है, जो कि महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलेगी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। 15 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, परमेश शिवमणि ने। ये 26वें महानिदेशक बने हैं भारतीय तटरक्षक बल के। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। 13 अक्टूबर 2024 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। इसकी थीम थी एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। ये यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। विश्व मानक दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व मानक दिवस, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, 14 अक्टूबर 2024 को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। एमीटर विद्युत शक्ति मापक युक्ति। एक यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एमीटर। एमीटर से हम विद्युत धारा, यहाँ पर शक्ति दिया गया था, विद्युत धारा को मापते हैं, तो ये वाला यहाँ पर गलत दिया गया था, जबकि ऊपर के दोनों ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 61 देखिए, कथन कांड का प्रश्न है। कथन में क्या कह रहा है? नमक और बर्फ के मिश्रण को 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, कारण नमक बर्फ के जमाव बिंदु को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ए सही है, परंतु आर यहाँ पर गलत है। नमक बर्फ के जमाव बिंदु को बढ़ाता नहीं है, घटा देता है। सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी के मौसम में काफ़ी बर्फ़ जो है पहाड़ी इलाकों में गिरती है, तो वहाँ पर बर्फ़ को हटाने के लिए या जमाव बिंदु को कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नमक का इस्तेमाल करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 62। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है, कारण लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। आंसर आप चुनते रहिएगा। घटना चक्र का ये क्वेश्चन है। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो बिल्कुल सही है, ए गलत है, परंतु आर यहाँ पर सही लिखा हुआ है। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में हरे प्रकाश की ऊर्जा लाल प्रकाश की अपेक्षा अधिक होती है, इस कारण से कथन जो है गलत था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, तेलंगाना। प्रश्न नंबर 64 है। आईनी यौगिकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? आयनी यौगिक अल्कोहल में अविलेय होते हैं। ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं।
तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, परंतु यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम सुचालक होते हैं, ये सही है, परंतु कहाँ पर होते हैं? जलीय अवस्था में, ठोस अवस्था में नहीं, जलीय अवस्था में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। मिलान वाले प्रश्न में आपको सबसे पहले उस पॉइंट को ही चुनना है जो हमसे आता है। नीला तो था, कॉपर सल्फेट, ए का 2 आएगा, हाइपो सोडियम थायोसल्फेट, डी का 3 आएगा, तो सी का 2 और डी का 3, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में वैज्ञानिक दिए गए हैं और सूची सेकंड में अध्ययन का क्षेत्र दिया गया है। चार्ल्स डार्विन, विकास, डी का 4 है, और थोड़ा नीचे कर लीजिए, तो डी का 4 ऑप्शन सी में भी दिया हुआ है और ऑप्शन डी में भी दिया हुआ है। ए का 3 दिया गया है। JD वाटसन, आणविक जीव विज्ञान, तो ए का 3 है और डी का 4 है। लुई पाश्चर जो वैज्ञानिक थे, इनका अध्ययन क्षेत्र क्या था? सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी, तो बी का 1 आएगा और बी का 1 ऑप्शन सी में है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल लिनोस, वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी, तो ये इम्पोर्टेंट है। कार्ल लिनोस, वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कूट से सही उत्तर चुनिए। वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, घटना चक्र में दिया गया है। देखिए आपका रिवीजन भी अच्छे से हो रहा होगा। यदि आपने सी आंसर चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, दोनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। एंजाइमों के संदर्भ में ये क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं। जैव उत्प्रेरक मतलब ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो जैव कोशिकाओं में बनते हैं और वे उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नीलहरित शैवाल, जैव उर्वरक, पहले वाला कथन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्रोयोसोफा, माहो नियंत्रण, बायो 902, सरसों का काइक्लोन, एजोबैक्टर, जैव कीटनाशी दिया गया है। तो आपने आंसर चुन लिया होगा, तो यहाँ पर डी आंसर रहेगा। एजोबैक्टर जो है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में ये कार्य करता है, तो ये गलत है यहाँ पर। अन्य सभी पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। चलिए, जो उचित लगे आप उसको नोट अवश्य किया कीजिए। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडिनो वायरसों में एकल तंतु DNA सजीव जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रो वायरसों में द्वितंतु DNA सजीव जीनोम होते हैं। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स रेट्रो वायरस के कारण होता है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, केवल 2 वाला कथन यहाँ पर सही है। पहले वाला कथन यहाँ पर गलत है। एडिनो वायरसों में एकल तंतुबंध होते हैं, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। एकल तंतुबंध नहीं होते हैं, डबल स्टैंड DNA युक्त होता है ये, तो इसका आंसर गलत है। प्रश्न नंबर 70 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और सही का ही चयन करना है। कथन ए देखिए, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। देखिए यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। दोनों यहाँ पर सही है, किंतु RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
ऊपर सेलुलोज की बात कर रहा है, नीचे स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टिलेज की बात कर रहा है। तो इस कारण से ये क्या है, एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, जबकि दोनों कथन सही लिखे हुए थे। प्रश्न नंबर 71 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उलब में तरल होता है। उलब क्या होता है ये भी जानना है। पराश्रव्य ध्वनि कर्म वीक्षण किसी भ्रूण के लिंग का संसूचन कर सकता है। सही का चयन करना है कूट के माध्यम से। तो आपने आंसर चुन लिया होगा, आंसर रहेगा सी। दोनों ही कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। ये आपका उलब एक तरल पदार्थ होता है जो कि भ्रूण को गर्भावस्था के दौरान बाहरी क्षति एवं दबाव से बचाता है। ये उलब एमिनियोन, ये उलब का कार्य होता है। और जबकि पराश्रव्य ध्वनि जो तरंगे होती हैं उसके माध्यम से भ्रूण के लिंग का आप जो है जांच कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को आर कहा गया है। कथन, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। ये पॉइंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि हम जो अधिकतर विटामिन किससे प्राप्त करते हैं? भोजन से प्राप्त करते हैं। और ये कारण यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का संश्लेषण करता है, यह गलत है। सूक्ष्म पोषक तत्वों का संश्लेषण जो है कम मात्रा में किया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन और प्रचुर स्रोत। विटामिन B6 धान का चोकर, राइस ब्रेन, तो ये हमने आपको करा रखा है, बिल्कुल सही है। विटामिन B2 कोड यकृत तेल दिया गया है। विटामिन E गेहूं अंकुर तेल और विटामिन K अल्फा। कौन यहाँ पर सही नहीं है? तो बी विकल्प यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। कोड यकृत तेल ये आपको कहाँ से प्राप्त होता है? आप जानते हो, मछलियों के लीवर से ये वाला तेल जो प्राप्त होता है। तो B2 यहाँ पर गलत था। प्रश्न नंबर 74 है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है, न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है दमन एवं दीव में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करो ताकि मोटिवेशन भी बना रहे। और हमने आपको बताया भी था कि वीडियो जो है इस वक्त ये यूट्यूब ट्रांसफ़र कम कर रहा है, अन्य लोगों के पास रिकमेंड ही नहीं भेज रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करो। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 75। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। ऑप्शन हो जाएगा बी गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। प्रश्न नंबर 76 है। भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल हैं। तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों ही पॉइंट यहाँ पर सही लिखे हुए हैं, तो याद रखना है, दोनों पॉइंट अच्छे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 77 है। निम्नलिखित नगरीय केंद्रों को जनसंख्या 2011 के सही अवरोही क्रम के अनुसार चुनिए। अवरोही क्रम में लगाना है इन नगरों को। तो सर्वाधिक नगरीकरण वाला केंद्र जो है गाजियाबाद है। तो गाजियाबाद केवल ऑप्शन बी में है, तो बी के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगरा आएगा, फिर आपका वाराणसी और लास्ट में आएगा मेरठ।
नगरीय केंद्र की बात कर रहा है ये, तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, बी राइट आंसर रहेगा। पर्सन नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से आपको करना है। लोरेंज वक्र पूछा जाता है। आय अथवा संपदा के वितरण में असमानता 1 का 3 आएगा। फिलिप्स वक्र, मुद्रास्फीति और रोजगार, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। एंजल वक्र, आय और खाद्य पर अनुपात, सी का 4 आएगा। लाफर वक्र, व्यय का, कर दरें एवं राजस्व, कर दरें एवं कर राजस्व, तो डी का 2 रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2-3 पॉइंट तो आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं। ये तो अक्सर कर पूछा जाता है। लोरेंज वक्र आय अथवा संपदा के वितरण में असमानता को दर्शाता है। और फिलिप्स वक्र, इसके लिए आएगा मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और रोजगार। चलिए प्रश्न नंबर 79 है। कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन करना है। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक है। तो कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यदि आपने डी को चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। पहला गलत है किंतु आर सही है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा, हमने आपको एक सेट में ही बताया था, दक्षिण राज्यों में अधिक है रस की मात्रा। चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, ये गलत है। उत्तर भारत में अधिक विकसित है। और उत्तर भारत के भी उत्तर प्रदेश अकेला 45% से अधिक चीनी का जो है उत्पादन करता है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 80। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? UPCAR लखनऊ, IARI नई दिल्ली, IVRI कानपुर, NDRI करनाल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। IVRI कानपुर दिया गया है, जो कि गलत है। चलिए सभी को जान लेते हैं। UPCAR इसकी फुल फॉर्म होती है उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये वाला सेंटर जो आपका लखनऊ में है। और IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली में है। और IVRI ये कहाँ पर है? ये आपका बरेली में, बरेली ज़िले के इज्जत नगर में है। और इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। और लास्ट वाला देख लीजिए, NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल हरियाणा में है। नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तेल शोधनशाला मथुरा सही है। उर्वरक संयंत्र लखनऊ दिया गया है। कालीन उद्योग भदोई, एल्यूमिनियम उत्पादन सोनभद्र। पहला आपको पता है, सी आपको पता है, बी और डी में आंसर है। तो बी यहाँ पर राइट होगा। उर्वरक संयंत्र आपका लखनऊ में नहीं है। ये आप जानते भी होंगे कहाँ कहाँ पर है। गोरखपुर में है, प्रयागराज में है और कानपुर में है। एल्यूमिनियम उत्पादन सोनभद्र। नेक्स्ट प्रश्न। भारत में मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बैंकिंग से 3 प्रश्न एग्जाम में बने थे। देखिए क्या कहा गया है और सही का ही चयन करना है। ऊंची रेपो दर का तात्पर्य बैंकिंग प्रणाली में कम मात्रा में साख प्रभाव होगा। यदि ऊंची रेपो दर है तब बैंकिंग प्रणाली में कम मात्रा में साख प्रभाव होगा। वर्तमान समय में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI ने रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट पर भरोसा किया है। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सी आंसर रहेगा। दोनों ही यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। तो मुद्रास्फीति में रेपो रेट भी होता है, रिवर्स रेपो रेट भी होता है। इसी पर जो RBI ने भरोसा भी किया हुआ है। और पहले वाले को आपको याद कर लेना है।
प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुरुआत जो झारखंड से किया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। 1 अक्टूबर 2024 को मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्लाउडिया शिनबाम ने जो है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। प्रश्न नंबर 85 है। 3 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो ये 5 हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काफ़ी साइड में करा चुके हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975। अग्रणीय बैंक योजना और नाबार्ड बैंक 1982, भारतीय स्टेट बैंक 1955। अग्रणी बैंक योजना के लिए वर्ष आएगा 1969, 69। पहले आपका 4th पॉइंट आएगा, फिर 2 वाला पॉइंट आएगा, फिर 1 और फिर तीसरे वाला पॉइंट। ऑप्शन भी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो भैया आपको केवल इस वाले पॉइंट को याद कर लेना है, ये वाला जो कि नया है, अग्रणीय बैंक योजना 1969 ईस्वी। चलिए प्रश्न नंबर 87 है। कथन कांड का प्रश्न है। राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है। राजकोषीय घाटे का अर्थ सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा सरकार की अन्य देयताओं से लेकर अपने खर्च पूरे करना है। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। दोनों सही है, परंतु सही स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं कर रहा है। राजकोषीय घाटा बजटीय घाटे से बड़ा होता है और राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर सरकार की अन्य देयताओं से लेकर अपने खर्च पूरे करना है। प्रश्न नंबर 88 है। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 को की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना था। कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। तो ए सही है। यहाँ पर पहले वाला कथन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को प्रशिक्षित करना था, सूचना तकनीकी नहीं आएगा। और प्रशिक्षित करने के बाद प्रशिक्षित करना था ताकि उनकी कार्य क्षमता बढ़ सके। प्रश्न नंबर हो जाएगा 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है। संवैधानिक सरकार कैसी सरकार होती है? सही का चयन करना है। जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो केवल 2 सही यहाँ पर, पहला गलत है। संवैधानिक सरकार वह होती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। प्रश्न नंबर 90 है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन कांड का ही प्रश्न है। कथन कांड भारत एक
संघात्मक राज्य है जिसमें एकात्मकता के सशक्त तत्व हैं। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। तो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसके पहले वाले में क्या कहा गया है? भारत एक संघात्मक राज्य है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। तो ये सही है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, परंतु मैच नहीं कर रहा है। तो इस कारण से बी राइट होगा, यानी कि व्याख्या इसकी सही नहीं कर रहा है। तो एग्जाम में जो है कथन कांड के 14 प्रश्न आए थे और 14 प्रश्न में से 7 से 8 प्रश्न हमको 50-50 चांस के हिसाब से लगाने हैं, जैसे कि ये आया है। चलिए, प्रश्न नंबर 91 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कूट के माध्यम से सही उत्तर का ही चयन करना है। तो इसको भी लगा लेते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा भाई, तभी जा कर के क्लासें कंटिन्यू जारी रहेंगी। और जितने भी विद्यार्थी हैं निसंकोच वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा भाई। चलिए, और अच्छे प्रश्न थे, इन्हीं प्रश्नों पर हमको पकड़ बनानी है। और ज़्यादा हार्ड लगे तो वीडियो को 1 से 2 बार वॉच कर लीजिएगा, और इजी लगे तो ज़्यादा बेटर बात है। और यदि आप इस टेस्ट में 70% कर रहे, 30% नहीं कर रहे, तो इन 30% को आप नोट कर सकते हो। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही बात है। भारत का एक अपना संविधान है, तो ये भी सही है। अब देखिए आंसर कौन सा लगाना है, क्या ए वाला लगाएं या बी वाला लगाएं, क्या इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी हमने कहा है कि 7 से 8% आपको ऐसे ही 50-50 चांस पर लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पर सही होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं जब हमको ये दोनों बातें पता हो। तो यहाँ पर बी राइट है, क्योंकि दोनों बातें सही है परंतु मैचुअल नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार आप बी ऑप्शन चुन सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा चाहे आप आंसर लगा सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, नए प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे आपको इसी तरह के अच्छे प्रश्नों के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।